वो एक मासूम सी लड़की थी जो दुनिया की असलियत से वाकिफ नहीं थी। किसी ने उसका ट्रस्ट जीता और अपने घर ले गया, उसे बेहोश करके। लगातार 11 मंथ्स, मोर देन 44 बॉयज, एक एक करके सब ने उसे सेक्सुअल अब्यूज किया, टॉर्चर किया। वो सबको बताना चाहती थी लेकिन डरती थी। जब उसने दुनिया को इस सब के बारे में बताया तो दुनिया ने उसी का मजाक बना दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस ऑफ साउथ कोरिया, द मिरयोंग सेक्स स्कैंडल। जून 2003 साउथ कोरिया के अल्सान सिटी में एक 14 साल की लड़की रहती थी। उस लड़की को मैं चोई के नाम से बुलाऊंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करना इलीगल है और एथिकल भी गलत है। चोई अपने फादर और छोटी सिस्टर के साथ रहती थी। बाहर से देखा जाए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। रोज सुबह उठ के स्कूल जाना, वापस आना, घर के काम करना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। लेकिन असल में उसकी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। उसके फादर बहुत ज्यादा अब्यूसिव और अल्कोहलिक थे। रोज शराब पीकर घर आना, चिल्लाना, मारपीट करना। इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से चोई की मदर उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग थे, चोई, उसकी छोटी बहन और उसका फादर। जो गुस्सा वो कभी अपनी वाइफ पर निकालता था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चोई पर निकालने लगा। और चोई इतनी छोटी थी कि ना तो वो घर छोड़ सकती थी और ना ही किसी की हेल्प ले सकती थी। मदर के जाने के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां चोई के कंधों पर आ गई थी। उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना होता था, घर के काम करने होते थे और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसके फादर दोनों बहनों का खर्चा भी नहीं उठाते थे। इसलिए चोई स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब भी करती थी ताकि वो अपने और अपनी बहन के लिए कुछ पैसे कमा सके। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मेंटली बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुकी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा अकेली थी। ना ही कोई क्लोज दोस्त, ना ही कोई फैमिली सपोर्टर और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वो अपना दर्द शेयर कर सके। और शायद यही अकेलापन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक बन गया। एक दिन अचानक उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल पर कोई लड़का था जिसने रॉन्ग नंबर डायल किया था। पहले वो कैजुअली बात करते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी कन्वर्सेशन रेगुलर होने लगी। वो लड़का चोई से सॉफ्टली बात करता था, उसे जज नहीं करता था, उसकी बातें सुनता था और उसे इम्पोर्टेंस देता था। वो बस चोई को ये फील करवा रहा था कि कोई है जो उसे समझता है। जो अटेंशन और केयर चोई को अपने घर वालों से नहीं मिली, वो सब उसे एक अननोन इंसान से मिल रही थी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चोई इमोशनली उस लड़के पर डिपेंड होने लगी। उसे ये लगने लगा था कि फाइनली उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ गया है जिसके साथ वो सेफ फील करती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान पर वो ट्रस्ट कर रही है वही इंसान उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। महीनों तक कॉल्स और मैसेज पे बात करने के बाद चोई को ऐसे लगने लगा कि वो एक ऐसे इंसान से मिली है जो वाकई उसे समझता है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, वो दोनों कभी रियल लाइफ में मिले नहीं थे। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि जनवरी 2004 में वो दोनों फेस टू फेस मिलेंगे। उस लड़के ने चोई को मिरयांग बुलाया जो कि अल्सान से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। 14 साल की एक मासूम सी लड़की जो पहली बार किसी पर ट्रस्ट कर रही थी। अपना शहर छोड़कर वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। जब चोई मिरयांग पहुंचती है तो वो लड़का चोई को एक एड्रेस देता है, पर वो एड्रेस किसी रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस का नहीं था, वो एक मोटेल का था। चोई उस टाइम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसे लग रहा था कि वो पहली बार एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही है जिसने उसकी लोनली लाइफ को इम्पोर्टेंस दी। वो मोटेल का दरवाजा नॉक करती है और कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने वही लड़का खड़ा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि फोन पर हमेशा स्वीट और केयरिंग लगने वाला वो इंसान रियल लाइफ में बहुत कोल्ड और इमोशनलेस लग रहा था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कैजुअली बातचीत, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस। फिर उस लड़के ने चोई को एक ड्रिंक ऑफर की। चोई ने बिना कुछ सोचे वो ड्रिंक ले ली। लेकिन चोई को इस बात का पता नहीं था कि जो ड्रिंक चोई को दी गई है उसमें पहले से कुछ मिलाया गया था। कुछ देर बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश होती है तो पार्क उसे घसीट कर एक और रूम में ले जाता है जहाँ कई और सारे लड़के भी मौजूद थे। चोई उस टाइम इस हालत में नहीं थे कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। उन लड़कों ने चोई को फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज किया और इसे टॉर्चर किया और कुछ लड़के इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि बाद में इस वीडियो के जरिए चोई को ब्लैकमेल किया जाए। कुछ वक्त के बाद जब चोई को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। शी वाज ब्लीडिंग,
उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था और वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। फिर उन लड़कों ने उसे वो वीडियो दिखाई और उसे धमकाया कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो वीडियो को वायरल कर देंगे। उन्होंने चोई को फोर्स किया कि वो जब भी चोई को बुलाएं तो वो आराम से आ जाए, अगर वो नहीं आती तो उसकी वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। चोई के पास जितने भी पैसे थे वो सब उन लड़कों ने छीन लिए और मोटेल से चोई को धक्के देकर निकाल दिया। लेकिन ये सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि चोई को अगले कई मंथ्स तक ब्लैकमेल किया गया और उससे कई जगह बुलाया जाता और साइकोलॉजिकल और फिजिकल अब्यूज किया जाता। चोई किसी को भी कुछ बता नहीं सकती थी। घर में भी वो अपने बाप से हेल्प नहीं मांग सकती थी क्योंकि उसका बाप भी अब्यूसिव था, इसलिए वो सब कुछ अकेले सहती रही। कुछ टाइम बाद चोई ने पिल्स खाकर सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंट ने उसे देख लिया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसकी बॉडी पर इंजरीज नोट की, जिसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद चोई की आंट को यह पता चला कि इतना टाइम चोई क्या फेस कर रही थी। इसके बाद पुलिस कंप्लेन फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन केस को बहुत केयरलेस तरीके से हैंडल किया गया। विक्टिम से बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछे गए। उससे सबके सामने पूछा जाता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे किया गया। यहाँ तक कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने विक्टिम को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। मीडिया तक में विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया गया। स्कूल में लोग उसे जज करते, दूसरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आकर उसे तंग करते कि तुम्हारी वजह से हमारी लड़कियां बर्बाद होंगी। और इतना कुछ होने के बाद भी उसे जस्टिस नहीं मिल सका। सालों बाद कुछ लोगों ने ऑनलाइन उन लड़कों की आइडेंटिटीज को रिवील किया, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया और इस तरह इस केस को आहिस्ता आहिस्ता दबा दिया गया। आज भी चोई कहीं छुप कर अपनी लाइफ को जी रही होगी। होप वो जहां भी है हमेशा खुश रहे। इस टॉपिक के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।